वेलकम टू द जीएस रूम। हमारा न्यू लेक्चर आ गया है। जो हमारा आज का लेक्चर है वो गवर्नर के ऊपर होने वाला है, यानी कि राज्यपाल। लास्ट लेक्चर में हमने स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधानमंडल को पढ़ा था, तो आज हम गवर्नर को पढ़ने वाले हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। देखो, गवर्नर के केस में क्या है, गवर्नर वैसे ही एक्ट करेगा जिस तरीके से यूनियन गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट एक्ट करता है, यानी कि सेंट्रल में प्रेसिडेंट एक्ट करता है, उसी तरीके का रोल हमारे राज्यपाल यानी गवर्नर का होता है स्टेट में। तो गवर्नर के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि भाई गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दे रखा है। तो जिस तरीके से आपने पढ़ा था कि भाई पार्लियामेंट में क्या होता है, पार्लियामेंट किस किस यानी जो हमारी संसद थी वो तीन चीज़ों की बनी थी। कौन सी? लोकसभा हमारी, ठीक है, हमारी राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। उसी तरीके जो हमारे राज्य विधानमंडल थी वो भी किन किन चीज़ों की बनी थी? स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधानमंडल हमारी किन किन चीज़ों की बनी थी? वो भी हमारी विधानसभा, ठीक है, विधान परिषद प्लस गवर्नर, इन तीन चीज़ों की बनी थी। अब गवर्नर यानी राज्यपाल के बारे में हम पढ़ेंगे संविधान के भाग 6 यानी पार्ट 6। संविधान के भाग 6 में यानी पार्ट 6 में हम राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे, और ये आर्टिकल जो अनुच्छेद हैं वो हमारे आर्टिकल 153 से लगाकर 167 तक हमारे राज्यपाल से रिलेटेड है, यानी गवर्नर से रिलेटेड है। इसके अलावा भी कुछ आर्टिकल हैं, जैसे आपका 201 हो गया, 213 हो गया, लेकिन मोटा मोटा जो आपका जो मेजरली जो कंसंट्रेटेड है गवर्नर, आर्टिकल 153 से आर्टिकल 167 तक कंसंट्रेटेड है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हम अपने कुछ MCQs, जिसके थ्रू बाकी हम क्या करते चलेंगे, क्वेश्चंस को पढ़ते चलेंगे। सारे गवर्नर से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं वो दे रखे हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारे के सारे कवर करते चलेंगे। साथ साथ हम प्रीवियस जो आपका कंपैरिजन है, जैसे प्रेसिडेंट और गवर्नर के बीच में कंपैरिजन भी करते चलेंगे। हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ द स्टेट? तो गवर्नर ऑफ द स्टेट को कौन अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जो गवर्नर ऑफ द स्टेट होता है वो हमारा अपॉइंट होता है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति द्वारा। अब राष्ट्रपति के केस में आपने देखा था, राष्ट्रपति का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इलेक्टोरल कॉलेज होता है, लेकिन यहाँ पर स्टेट में राज्यपाल का इलेक्शन नहीं होता है, वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट उसे अपॉइंट करता है, ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ये किस आर्टिकल के थ्रू हमारे गवर्नर आते हैं? हमारा आर्टिकल 153 में बोला जाता है देयर शैल बी गवर्नर ऑफ स्टेट, मतलब हर राज्य में गवर्नर होगा। और कुछ कुछ राज्यों में तो क्या होता है, 2 राज्यों में एक गवर्नर हो सकता है या 3 राज्यों में एक गवर्नर हो सकता है आपका। तो आर्टिकल 153 कहता है देयर शैल बी गवर्नर इन ईच स्टेट, सभी राज्यों में एक एक गवर्नर होंगे, और कुछ राज्यों में मतलब 2 राज्यों के लिए कॉमन गवर्नर भी हो सकता है, राज्यपाल हो सकता है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड एज गवर्नर? अब राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? ठीक है, 25 वर्ष होनी चाहिए, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 35 ईयर्स या 40। तो भाई इन चारों में से क्या एज होनी चाहिए? जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो हमारी 35, ठीक है, ऑप्शन सी 35 ईयर्स होनी चाहिए। और प्रेसिडेंट के केस में भी अगर आप देखें तो प्रेसिडेंट की भी मिनिमम एज क्या थी? 35। अगर किसी व्यक्ति को प्रेसिडेंट बनना है तो उसमें भी 35 ईयर्स एज मिनिमम थी, और यहाँ भी गवर्नर के केस में भी 35 ईयर्स एज मिनिमम है, ठीक है। सो आर्टिकल 157 कहता है कि भाई जो राज्यपाल होना चाहिए उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर्स। तो आर्टिकल 157 बेसिकली गवर्नर की क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है कि क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए गवर्नर के लिए। तो मेजरली 2 क्वालिफिकेशन है, एक भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और दूसरा कम से कम मिनिमम एज उसकी 35 ईयर्स या 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। अब हम आर्टिकल 153 तो हमने पढ़ लिया था कि भाई 153 कहता है देयर शैल बी गवर्नर, ठीक है, हर राज्य में देयर शैल बी गवर्नर होने चाहिए, राज्यपाल होना चाहिए हर राज्य में। आर्टिकल 154 क्या कहता है कि भाई जो राज्यपाल होता है ना, हमारा राज्यपाल हमारा एग्जीक्यूटिव हेड होता है। हमारा जो राज्यपाल होता है आर्टिकल 154 के तहत स्टेट एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है। राज्य के जितने भी कार्यकारिणी
जो आपके कार्यकारिणी डिसीज़न हैं, आपके जितने भी एग्जीक्यूटिव डिसीज़न हैं, जितने भी एग्जीक्यूटिव के निर्णय हैं, वो सारे के सारे कौन लेता है? राज्यपाल लेता है, गवर्नर लेता है। गवर्नर के नाम पे ही सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस एक स्टेट में, एक राज्य में कैरी किए जाते हैं। जो भी कार्यकारिणी के जो आपके जितने भी एक्शंस होंगे वो सारे के सारे गवर्नर के द्वारा लिए जाते हैं। इसी तरीके से आपने यूनियन गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में आपने पढ़ा था, जितने भी आपके केंद्र के डिसीजन होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पे लिए जाते हैं और राष्ट्रपति केंद्र में एग्जीक्यूटिव हेड होता है। उसी तरीके से हमारा राज्यपाल आर्टिकल 154 यानी अनुच्छेद 154 के तहत राज्यपाल ही एग्जीक्यूटिव हेड होता है हमारे स्टेट का। तो चलो भाई आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गवर्नर का कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, गवर्नर का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है, या अंटिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, कि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक कोई व्यक्ति गवर्नर बना रह सकता है। तो बेसिकली जो हमारा होता है, राष्ट्रपति का तो 5 वर्ष होता है, लेकिन गवर्नर का जो राज्यों में वो क्या होता है, वो जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा, प्रेसिडेंट ही इन्हें अपॉइंट करता है और प्रेसिडेंट के प्लेजर तक ही, जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा तब तक कोई भी व्यक्ति गवर्नर बना रह सकता है। वैसे नेचुरली तो 5 साल होता है, ठीक है, लेकिन 5 साल फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि भाई गवर्नर कब तक बना रह सकता है? गवर्नर तब तक बना रह सकता है जब तक प्रेसिडेंट उसको चाहेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट जब तक किसी व्यक्ति को चाहेगा गवर्नर बना रह सकता है, अगर वो नहीं चाहेगा, जब उसका मन होगा वो हटा देगा। ठीक है, सो हमारा डी विल बी द मोस्ट करेक्ट एंड एप्रोप्रिएट आंसर। अब यहाँ पे बी दे रखा है, लेकिन गवर्नमेंट होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years बट कैन बी रिमूव्ड अर्लियर बाय द प्रेसिडेंट। सो नॉर्मल जो आपका कार्यकाल होगा वो 5 years का होगा। ठीक है, नॉर्मल कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है, ध्यान रखना। लेकिन डी इस केस में मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा, सबसे सटीक आंसर आपका डी होगा। ठीक है, ध्यान रखना डी होगा, क्योंकि गवर्नर का कार्यकाल प्रेसिडेंट के हिसाब से होता है जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा। अगर ऑप्शन डी, देखो अगर ऑप्शन डी यहाँ पे नहीं होता, अगर ऑप्शन डी यहाँ नहीं दे रखा होता तब आप 5 वर्ष मार सकते थे, लेकिन अगर ऑप्शन डी दे रखा है, अंटिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट दे रखा है, तो उस केस में ध्यान रखना आंसर यही मारोगे, अंटिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति की इच्छा तक। लेकिन अगर ये ऑप्शन नहीं दे रखा है तब आप 5 वर्ष मारेंगे। ठीक है, तो इस कन्फ्यूजन को क्लियर कर लेना। एग्जामिनेशन में अगर कुछ ऐसा आए तो आपका हमेशा एग्जैक्ट आंसर डी वाला जाएगा, लेकिन अगर डी जैसा ऑप्शन कहीं मेंशन नहीं है तो आपका कार्यकाल 5 वर्ष आप दोगे। ठीक है, तो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बेसिकली हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द गवर्नर। अब गवर्नर को कौन ओथ दिलाता है? ठीक है, गवर्नर को यानी राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो प्रेसिडेंट का याद करो, प्रेसिडेंट की जो आपकी ओथ थी आर्टिकल 60 के तहत आती थी। ठीक है, आर्टिकल 60 के तहत प्रेसिडेंट की ओथ आती थी। अब गवर्नर की ओथ के किसके आर्टिकल के अंदर आती है? तो हमारी गवर्नर की ओथ जो होती है आर्टिकल 159 के अंतर्गत आती है। वहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता था प्रेसिडेंट को ये ओथ। यहाँ पे राज्य में राज्यपाल को यानी गवर्नर को ओथ दिलाएगा वो चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट। ध्यान रखना आर्टिकल 159 के तहत चीफ जस्टिस ऑफ जो स्टेट हाई कोर्ट यानी स्टेट हाई कोर्ट को जो भी मुख्य न्यायाधीश होगा वो आपके गवर्नर को शपथ दिलाएगा। अब एक दो चीज़ें मैं आपको बैक चल के और बता देता हूँ। जैसे जो गवर्नर का टर्म ऑफ ऑफिस है वो कौन से आर्टिकल के तहत दे रखा है? तो वो भाई हमारा टर्म जो दे रखा है आर्टिकल 156। ध्यान रखना आर्टिकल 156 अनुच्छेद 156 में जो राज्यपाल है उसके आपके टेन्योर की बात की गई है, कार्यकाल की बात करी गई है। नॉर्मली उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहेगा तो उसे 5 साल से पहले भी रिमूव कर सकता है। ठीक है, उसके बाद जो हमने आर्टिकल 155 हमारा मिस हो गया था, तो आर्टिकल 155 को भी देख लेते हैं भाई। आर्टिकल 155 हमारा कहता है गवर्नर की नियुक्ति के बारे में। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर की बात करता है। तो कौन से आर्टिकल के तहत गवर्नर नियुक्त किया जाता है? तो ध्यान रखना आर्टिकल 155 के तहत गवर्नर यानी राज्यपाल की नियुक्ति होती है। और एक चीज़ और है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो 7वां संविधान संशोधन था, ध्यान रखना 7वां संविधान संशोधन 1956 का, उसी ने कहा था एक राज्य, ठीक है, जो गवर्नर होगा, जो राज्यपाल होगा वो एक या एक से अधिक राज्य के लिए हो सकता है। एक या एक से अधिक राज्य के लिए कोई व्यक्ति
राज्यपाल नियुक्त हो जा सकता है, और ये कहा था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने, ठीक है, जो हमारा 7वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था 1956 के तहत। उसने कहा था एक राज्य या एक राज्य से ज़्यादा के लिए हमारा एक गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपके आर्टिकल नंबर वाइज भी हो गए। चलो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भाई अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द गवर्नर्स रोल डिफाइंड। तो गवर्नर का रोल किस आर्टिकल के तहत डिफाइंड किया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की भूमिका परिभाषित की गई है। तो आर्टिकल 154 है, 156 है, 160 है या 168 है। तो अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि भाई गवर्नर इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, यानी गवर्नर क्या होता है, राज्य में जो भी कार्यकारिणी होती है उसका अध्यक्ष होता है। मतलब जितने भी आपके एग्जीक्यूटिव के एक्शंस होते हैं, जितने भी राज्य में, ठीक है, एग्जीक्यूटिव से लेके जितने भी एक्शन होते हैं वो सारे के सारे राज्यपाल के नाम पे ही लिए जाते हैं। तो ये है आर्टिकल 154 हमारा गवर्नर का रोल प्रॉपरली डिफाइन करता है। 156 में तो मैंने आपको बताया है इसका टर्म होता है, कार्यकाल होता है। अब कुछ और आर्टिकल पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 158 पढ़ते हैं। आर्टिकल 158 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ गवर्नर के ऑफिस की कंडीशंस दे रखी हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति गवर्नर बनेगा तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन संविधान में दे रखी हैं। देखो, कोई भी व्यक्ति अगर राज्यपाल नियुक्त हो रहा है तो वो किसी भी सदन का मेंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी भी सदन का, यानी लोकसभा, राज्यसभा या हमारे स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल का कहीं का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। उसके बाद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ के पद पे, किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो ये रहा कि जब तक गवर्नर, ठीक है, जब तक गवर्नर अपने पद पर रहता है, जब तक गवर्नर अपने पद पर रहता है तो उस टाइम पे हम किसी भी टाइप की क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चला सकते। ध्यान रखना, ये चीज़ राष्ट्रपति के लिए भी लागू है और गवर्नर के लिए, दोनों के लिए सेम है। जब तक राष्ट्रपति हो या गवर्नर हो अपने पद पर रहेगा तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चल सकती हैं उस पर। लेकिन हाँ, सिविल प्रोसीडिंग्स हैं वो चल सकती हैं। 2 महीने की आपकी, 2 मंथ की आपकी नोटिस दी जाती है। 2 मंथ की नोटिस देने के बाद जो सिविल प्रोसीडिंग्स हैं वो चल सकती हैं। लेकिन जब तक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं, जब तक गवर्नर अपने पद पर है तो किसी भी टाइप की क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उसके पद पर रहते हुए नहीं चल सकती। और यही चीज़ राष्ट्रपति के लिए है। जब तक राष्ट्रपति अपने पद को होल्ड किए कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलेगी। लेकिन हाँ, सिविल प्रोसीडिंग राष्ट्रपति के केस में भी चल सकती है। 2 महीने की नोटिस पीरियड दी जाती है, तब उसके बाद प्रोसीडिंग चल सकती है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर्स थी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो गवर्नर ऑफ अ स्टेट कैन रिजर्व अ बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर विच आर्टिकल। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या होता है, राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत किसी विधेयक को राष्ट्रपति विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। अब देखो, ये ऑलरेडी मैंने आपको स्टेट लेजिस्लेचर जो लास्ट लेक्चर था उसमें बहुत डिटेल में समझाया था कि किस तरीके से राज्य में एक बिल आता है, कैसे कैसे राज्य में बिल इंट्रोड्यूस होगा, एक सदन से दूसरे सदन में जाएगा, विधानसभा की क्या शक्तियां हैं, विधान परिषद की क्या शक्तियां हैं, ठीक है, और गवर्नर का उसमें क्या रोल है, प्लस प्रेसिडेंट का क्या रोल है। सो ये हमारी टोटली राज्यपाल की डिस्क्रिशनरी विवेकाधिकार शक्तियां होती हैं, उसका विवेकाधिकार होता है, डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि वो किसी बिल को रिजर्व कर ले प्रेसिडेंट के लिए, असेंट के लिए, ठीक है, प्रेसिडेंट की मंजूरी के लिए। तो ये करता है वो आर्टिकल 201, ठीक है। आर्टिकल 201 के तहत राज्यपाल किसी भी अनुच्छेद, ठीक है, किसी अनुच्छेद के तहत किस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए आरक्षित करता है, हमारा अनुच्छेद 201 के तहत प्रेसिडेंट कैन रिजर्व अ बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। सो अब एक चीज़ और देख लेते हैं भाई, किन किन केसेस में हमारा जो गवर्नर है वो आपका एक बिल रिजर्व करेगा, ठीक है। सपोज कोई स्टेट में बिल या कोई विधेयक आ रहा हो, ठीक है, कोई बिल ऐसा आ रहा हो या विधेयक ऐसा आ रहा हो जो संविधान के अगेंस्ट हो, ठीक है, जो अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हो या संविधान के किसी प्रोविजन के अगेंस्ट हो, तो ऐसे केसेस में गवर्नर क्या कर सकता है, ऐसे केसेस में गवर्नर बिल को रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के लिए। देन
अगर कोई एक ऐसा बिल आ रहा हो जिसमें राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, उनको अपोज किया जा रहा हो, ठीक है, उसके अगेंस्ट हो, डीपीएसपी के अगेंस्ट कोई बिल राज्य में इंट्रोड्यूस हो जाए, तो वहाँ पर भी उस बिल को, ऐसे विधेयक को गवर्नर रिजर्व कर सकता है राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 201 के तहत। या लार्जर इंटरेस्ट हो, भाई कोई ऐसा बिल हो जिसमें बहुत सारे लोगों का, देश के लोगों का हित जुड़ा हुआ है, लार्जेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, ठीक है, लार्जेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, बहुत सारे लोगों के, राज्य के लोगों का या अन्य लोगों का हित जुड़ा हुआ है, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, तो ऐसे बिल को भी गवर्नर क्या कर सकता है, रिजर्व कर सकता है, ठीक है। अगर कोई मुद्दा हो आपका नेशनल इम्पोर्टेंस का, ठीक है, अगर बिल जो आपका आ रहा है वो नेशनल इम्पोर्टेंस के मुद्दे से रिलेटेड है, कोई एक ऐसा मुद्दा हो जो राष्ट्र के लिए, नेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, उस केसेस में रख कर सकता है। प्लस अगर कोई प्रॉपर्टी, ठीक है, अगर कोई प्रॉपर्टी को राज्य क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, ठीक है, राज्य एक्वायर कर रहा है आर्टिकल 31A के तहत, ठीक है, आर्टिकल 31A के तहत किसी भी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहा है, तो भाई इन केसों में पूरा डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नर को दिया गया है कि वो आर्टिकल 201 के तहत ऐसे बिल को रिजर्व कर ले प्रेसिडेंट के लिए। और मैंने आपको ये भी बताया था, एक बार ये बिल रिजर्व हो गया प्रेसिडेंट के लिए तो उसमें जो गवर्नर का काम होता है वो रोल ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जो डीलिंग बचती है वो स्टेट और प्रेसिडेंट के बीच में बचती है। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। सो भाई देख लो, आर्टिकल 201 के तहत किन किन केसेस में आपके बिल को रिजर्व किया जाता है। अगर कोई एक ऐसा बिल आ जाए जो संविधान के अगेंस्ट हो, अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हो, कोई ऐसा बिल आ जाए जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी को अपोज करे, कोई ऐसा बिल आ जाए जिसमें लार्जर इंटरेस्ट, बहुत सारे लोगों का हित जुड़ा हुआ हो, या कोई नेशनल इम्पोर्टेंस का मुद्दा हो, या राइट टू प्रॉपर्टी के तहत, ठीक है, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड केसेस होते हैं आपके आर्टिकल 31 के ए में, अनुच्छेद 31A में जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड केसेस हैं, अगर राज्य ऐसी प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर करती है जो आर्टिकल 31A के तहत दे रखे हैं, तो उन केसेस पे भी बिल को रिजर्व किया जा सकता है। अब ये चीज़ मैंने आर्टिकल 31 आपको फंडामेंटल राइट्स में बहुत अच्छी तरीके से समझाया था, तो जिन्होंने नहीं देखा है भाई वो लेक्चर जाके देखो। चलो भाई आगे चलते हैं, ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। सो इन विच सर्कमस्टांसेस कैन द गवर्नर डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब किस किस परिस्थिति में राज्यपाल राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है, ठीक है। अगर केंद्र का याद करो, प्रेसिडेंट के केस याद करो, जब हम पार्लियामेंट पढ़ा था और हम सबने पार्लियामेंट पढ़ा था और प्रेसिडेंट पढ़ा था, तो उन लेक्चर्स में हमने बताया था कि बेसिकली प्रेसिडेंट के पास आपकी पावर होती है किसी भी सत्र को बुलाने की, ठीक है, उसको सत्र को समाप्त करने की, प्लस आपकी लोकसभा को डिसॉल्व करने की, भंग करने की, ये सारी शक्तियाँ किसके पास होती हैं, प्रेसिडेंट के पास होती हैं केंद्र के केस में। उसी तरीके हमारे यहाँ पर राज्य के केस में, स्टेट के केस में गवर्नर के पास क्या क्या होती हैं, गवर्नर, ठीक है, सेशन को आपका सत्र यानी सत्र को बुला सकता है, विधानसभा के सत्र को बुला सकता है, सम्मन कर सकता है, ठीक है, उसे प्रोरोग कर सकता है, ठीक है, और फाइनली उसे एंड कर सकता है, भंग कर सकता है, और हमारी राज्य जो विधानसभाएं हैं, ठीक है, उनको डिसॉल्व कर सकता है। तो भाई कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व किया जा सकता है। ये तो हमने बात कर ली थी सत्र को बुलाने की, सत्र का विघटन करने की और सत्र को एडजॉर्न करने की। लेकिन अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभाओं को भंग किन किन केसेस पे कर सकता है, तो किस परिस्थिति में राज्यपाल राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है। ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, एट देयर ओन डिस्क्रेशन, ऑन द एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट, या ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। अब देखो यार, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जब उसका कार्यकाल पूरा होने वाला होता है, 5 वर्ष आपके पूरे होने वाले होते हैं, तब हमारा भाई चीफ मिनिस्टर क्या करता है, एडवाइस करता है गवर्नर को कि अब आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर देना चाहिए, क्योंकि 5 वर्ष पूरे होने वाले हैं, तो हमारा इलेक्शन होना है, तो अब आपको डिसॉल्व कर देना चाहिए। तो उस केसेस में तो एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर रहती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, अपने विवेक का
अपने विवेक का इस्तेमाल कर कर भी आपका गवर्नर क्या कर सकता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। वो कब कर सकता है, अगर 5 वर्ष से पहले, ठीक है, 5 वर्ष से पहले क्या हो जाए, जो सरकार है, जो आपकी राज्य सरकार है, ठीक है, वो मेजॉरिटी यानी सदन में मेजॉरिटी लूज कर दे, ठीक है, सदन में उसके पास बहुमत ना रह जाए। तब इस केसेस में क्या लगता है, अगर सदन में क्या होता है, सरकार के पास बहुमत नहीं रह गया, तो एक बार गवर्नर ये कोशिश करता है कि भाई किसी और पार्टी को मौका दें। लेकिन अगर कोई भी सरकार आपकी, कोई भी जो पार्टी है वो सरकार बनाने में असफल है, तो उस केसेस में क्या करता है, डिसॉल्व कर देता है, भंग कर देता है। तो यहाँ पे जो भंग कर रहा है, यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर आ रही है, ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर आ रही है। और नॉर्मल जब आपका एडवाइस करता है चीफ मिनिस्टर, उस समय जो आता है आर्टिकल 163 के तहत, जिसमें बोला गया है भाई, आर्टिकल 163 कहता है कि गवर्नर टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। सो ये डिफरेंस आप लोग बहुत अच्छी तरीके से अपने दिमाग में क्लियर कर लेना, जो मैंने आपको बताया है कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में क्या होता है कि जैसे ही 5 वर्ष पूरे होने वाले होते हैं सरकार के, तो चीफ मिनिस्टर यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो हेड होता है, प्रमुख होता है, वो बोलता है गवर्नर से कि भाई अब इलेक्शन होने हैं, अब आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर देना चाहिए, भंग कर देना चाहिए। लेकिन अगर कभी क्या होगा कि कभी कि बहुमत लूज कर जाती है सरकार, कोई भी गवर्नमेंट विधानसभा के अंदर बहुमत लूज कर जाती है, तो उस समय पूरा डिस्क्रिशन चला जाता है आपका किसके पास, आपका चला जाता है राज्यपाल के पास। उस केसेस में वो अपना निर्णय स्वयं ले सकता है, अपना विवेक का निर्णय ले सकता है। तो उस केसेस में अपना ओन डिस्क्रेशन इस्तेमाल करते हुए, अपना विवेक इस्तेमाल करते हुए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को भंग कर सकता है। तो ये दोनों केसेस में आप डिफरेंसेस समझ लेना है, ठीक है। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि विच आर्टिकल गिव द गवर्नर द पावर टू ग्रांट पार्डन्स और रिप्रीव इन सर्टेन केसेस। सो किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को कुछ मामलों में माफ़ी देने या दंड को कम करने का अधिकार है, ठीक है। अब राष्ट्रपति वाला चैप्टर याद करो, प्रेसिडेंट वाला लेक्चर याद करो, उसमें मैंने आपको आर्टिकल 72 अनुच्छेद 72 के तहत प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर समझाई थी, जिसमें मैंने आपको पार्डन, रिप्राइव, कम्यूट, रिस्पाइट, रेमिशन, इस तरीके से 5-6 आपको पावर समझाई थी कि किस तरीके से किन किन केसेस में राष्ट्रपति क्या कर सकता है, क्षमादान करता है, ठीक है, सेंटेंसेस को माफ़ करता है। इवन राष्ट्रपति के पास पावर है, वो डेथ सेंटेंसेस को माफ़ कर सकता है, मृत्यु दंड को भी माफ़ कर सकता है। अब मेजर डिफरेंस समझ लेना कि भाई देखो, गवर्नर के पास उसी तरीके बहुत सारी पावर्स हैं, ठीक है, उसके पास भी जुडिशियल पावर है, उसके पास भी पार्डनिंग पावर है। लेकिन गवर्नर क्या करता है, ध्यान रखना, राज्यपाल के पास मृत्यु दंड, ठीक है, यानी डेथ सेंटेंसेस को, मृत्यु दंड को, आपका जो डेथ सेंटेंसेस हैं उनको माफ़ नहीं कर सकता। ध्यान रखना, उनको माफ़ नहीं कर सकता। वो केवल पावर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास यानी प्रेसिडेंट के पास है। मृत्यु दंड को माफ़ करने की शक्ति केवल प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के पास है। राज्यपाल के पास डेथ सेंटेंसेस माफ़ करने की पावर नहीं है। इवन कोर्ट मार्शल, जो कोर्ट मार्शल रिलेटेड केस होते हैं, मिलिट्री से रिलेटेड केसेस होते हैं, वो भी राज्यपाल के पास, उन केसेस में भी माफ़ी देने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे आर्टिकल 161, आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल को क्या है, कुछ माफ़ी देने या दंड को कम करने के अधिकार दिए गए हैं। तो भाई चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो हु एक्ट्स द गवर्नर व्हेन देयर इज अ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द गवर्नर, ठीक है। अब क्या हो सकता है कि अगर गवर्नर है, सपोज गवर्नर जो सिटिंग गवर्नर है उसकी डेथ हो जाती है, या वो रिज़ाइन कर देता है, ठीक है, या किसी कारण वो अपने ऑफिस आ नहीं पा रहा है, ठीक है, उसका पद रिक्त हो गया है, तो उस केसेस में भाई गवर्नर की पोजीशन कौन संभालने वाला है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट संभालेगा, चीफ मिनिस्टर संभालेगा, प्रेसिडेंट संभालेगा, नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई नहीं संभालेगा। तो ऐसे केसेस में जब गवर्नर होता है उसका पद में वैकेंसी आती है, पद खाली होता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा, यानी उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, तो वो गवर्नर की तरीके एक्ट करने लगेगा, ठीक है। तो इस केस को आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना। और ये मैंने गवर्नर वाले आपको जो हाई कोर्ट पढ़ा रहा था, तो ये गवर्नर का रोल
हाई कोर्ट वाले लेक्चर में भी आपको समझाया था, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अंडर हुज रिकमेंडेशन कैन गवर्नर प्रमोलगेट एन ऑर्डिनेंस, राज्यपाल किसकी सिफारिश पर अध्यादेश जारी कर सकता है। तो प्रेसिडेंट वाला लेक्चर फिर से याद करो। प्रेसिडेंट में मैंने ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आपको समझाई थी आर्टिकल 123 के तहत। याद करो ऑर्डिनेंस क्या होता था, जब सत्र नहीं चल रहा होगा, कोई भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा, इनमें से एक सदन या दोनों सदन हाउस, ठीक है, सेशन में नहीं होंगे, तो उस केसेस में अगर कानून बनाने की शक्ति, आपको कानून बनाना होगा, कोई कानून बनाना रिक्वायर्ड होगा, तो उस केसेस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे प्रेसिडेंट एक ऑर्डिनेंस इशू करता था, और वो ऑर्डिनेंस का वही इफेक्ट होता है जो एक नॉर्मल कानून का इफेक्ट होता है। और वो ऑर्डिनेंस क्या होता था, जब जैसे ही सत्र में लोकसभा राज्यसभा दोनों ही सेशन में आएंगे, तो सेशन में आने के 6 वीक के अंदर, यानी 7 × 6 42 डेज़ के अंदर अंदर उसे दोनों सदन द्वारा पारित करना चाहिए। अगर वो 42 डेज़ यानी 6 वीक्स में पार नहीं होता है तो वो ऑर्डिनेंस क्या हो जाता था, वॉइड। तो ये सारा का सारा मैंने जितना था ये आपको प्रेसिडेंट वाले लेक्चर में समझाया था। तो सेम पावर भी, सेम ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर गवर्नर की होती है राज्य में भी। यहाँ पर भी अगर राज्य में विधानसभाएं सत्र में नहीं है, किसी कानून की ज़रूरत है, तो गवर्नर क्या करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर आपका ऑर्डिनेंस इशू करेगा, और वो ऑर्डिनेंस जैसे ही विधानसभाएं सत्र में आएंगी, सेशन में आएंगी, तो 6 वीक्स के अंदर अंदर पास हो जाना चाहिए, तभी वो लॉ बन सकता है, अदरवाइज वो खारिज हो जाएगा, ठीक है। सो किसके रिकमेंडेशन, हमारा चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और मैंने आपको बताया ना कि आर्टिकल 163 क्या कहता है, जो राज्यपाल है, गवर्नर इज टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। जो मंत्री परिषद हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनकी एडवाइस पर गवर्नर काम करेगा। और यही चीज़ आपका किस में दे रखा था, आर्टिकल 74 प्रेसिडेंट के केस में दे रखा था। तो मैं दो चैप्टर आपको यहाँ पे लेकर चल रहा हूँ। लास्ट प्रेसिडेंट का रिवीजन भी करवाता जा रहा हूँ और गवर्नर को भी समझाता जा रहा हूँ, और दोनों को ही कंपेयर करके बताता जा रहा हूँ, ठीक है। सो अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो विच आर्टिकल अलाउज द गवर्नर टू रिकमेंड प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। आपको सभी को पता है कि जब राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगता है, इमरजेंसी 3 टाइप की होती है, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, एक प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये 3 टाइप के आपातकाल की स्थितियां होती हैं, और इनमें से जो राज्य में लगता है वो प्रेसिडेंट रूल लगता है। और प्रेसिडेंट रूल कब लगता है, जब राज्य की जो मशीनरी है वो ढंग से काम नहीं करती है। तो उस केसेस में गवर्नर क्या करता है, आर्टिकल 356 के तहत एडवाइस करता है राष्ट्रपति को कि भाई जो हमारा स्टेट है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ढंग से नहीं चल रही है, राज्य ढंग से नहीं चल रहा है, तो आप प्रेसिडेंट रूल लगा दो। सो आर्टिकल 356 के तहत गवर्नर प्रेसिडेंट रूल लगाने की बात करता है। ओके, ये इतना क्लियर हो गया होगा, आई होप, ठीक है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न रह जाए इस लेक्चर में या प्रीवियस लेक्चर में, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट कर देना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी, ठीक है। तो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग पावर डज द गवर्नर नॉट पॉजेस। अब इनमें से कौन सी शक्ति राज्यपाल के पास नहीं होती है, जजेस को अपॉइंट करने की शक्ति, राज्य विधानसभा को विघटन करने की शक्ति, रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, या पार्डनिंग पावर। सो पार्डनिंग पावर तो अभी हमने पढ़ी आर्टिकल 161 के तहत, ठीक है। देन हमने आपकी रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल भी अभी पढ़ा आर्टिकल 356 के तहत, ठीक है। डिसॉल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मैंने बताया था कि भाई सत्र को बुलाना, ठीक है, सत्र को ख़त्म करना, प्लस लेजिस्लेटिव असेंबलीज को डिसॉल्व करना, ये सारे के सारी गवर्नर की शक्तियां हैं। अब इनमें से कौन सी नहीं है, जजेस को अपॉइंट करने की शक्ति गवर्नर की नहीं है। चाहे स्टेट के जज हों आपके, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हों, ये सारे के सारे अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। और कोलेजियम सिस्टम, जब मैंने आपको हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जज वाला लेक्चर पढ़ाया था, तो उसमें मैंने पूरा बताया था कि इस तरीके से प्रेसिडेंट कैसे कैसे कोलेजियम सिस्टम की एडवाइस पे सब ये सब काम करता है। प्रेसिडेंट फाइनली लास्ट में जाके अपॉइंट करता है जजेस को। सो प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियोस।
अब अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि भाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कैन गवर्नर एक्ट विदाउट द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो गवर्नर की मैंने आपको डिस्क्रिशनरी पावर तो समझाई दी कि भाई गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर क्या हो सकती है कि अगर कोई भी पार्टी सदन में, ठीक है, इलेक्शन होने के बाद कोई भी पार्टी मेजॉरिटी, ठीक है, मेजॉरिटी फॉर्म नहीं कर पाती है, अगर मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाती है तो गवर्नर एक एक करके बुलाता है, जो उसके हिसाब से लगता है, उसको विवेक के हिसाब से लगता है कि भाई ये पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है, ये अपना बहुमत प्रूव कर सकती है। और जब क्या होता है, सरकार बहुमत खो देती है, कॉन्फिडेंस खो देती है, देन उस केसेस में डिसॉल्व करना भी आपका गवर्नर की पावर होती है, ठीक है। सो निम्नलिखित में से किस स्थिति में राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कार्य करता है? अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, डिसॉल्विंग लेजिस्लेटिव असेंबली, रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव कंडीशन इसके लिए सही है। देखो, प्रेसिडेंट रूल को रिकमेंडेशन देना है तो राज्य से पूछने की ज़रूरत नहीं है, खुद का खुद वो अपना डिस्क्रिशनरी पावर है, खुद का खुद गवर्नर क्या करेगा, प्रेसिडेंट को लिख कर भेज देगा कि भाई आपको प्रेसिडेंट रूल लगाना है। लेजिस्लेटिव असेंबली के केसेस में भी बताया कि भाई सरकार की बहुमत चली गई है, उसने मेजॉरिटी लूज़ कर दी, तो उस केस में पूरी डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नर के हाथ में होती है कि आपका विधानसभा को का विघटन कर दिया जाए, ठीक है, उसको भंग कर दिया जाए। देन अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, ठीक है, जो भी पार्टी आपकी मेजॉरिटी पार्टी जीत के आती है, जो सदन में बहुमत पेश करती है, सो उसके जो लीडर को अपॉइंट करता है एज अ चीफ मिनिस्टर आपका गवर्नर, ठीक है। सो ये सारी के सारी तीनों चीज़ें जो ऑल ऑफ द अबव हैं, ये सारी की सारी गवर्नर किसी की एडवाइस पे नहीं करता है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर का कंपैरिजन करें तो पार्डनिंग पावर के केस में प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट की पावर ज़्यादा है, ठीक है। पार्डनिंग पावर के केस में प्रेसिडेंट की पावर ज़्यादा है और वहाँ पे गवर्नर की जो शक्ति है वो कम है, क्योंकि गवर्नर मृत्यु दंड को माफ़ नहीं कर सकता, ये मृत्यु दंड को माफ़ कर सकता है। बट डिस्क्रिशनरी पावर कहें, ठीक है, जो आपकी डिस्क्रिशनरी पावर होंगी, जो विवेकाधिकार शक्तियाँ होंगी, वो राष्ट्रपति के केसेस में क्या होंगी, राष्ट्रपति के केसेस में कम होंगी, ठीक है, गवर्नर के केसेस में ज़्यादा होंगी, ठीक है, क्योंकि गवर्नर अपना बिल भी रिजर्व कर सकता है, ठीक है, ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, लेकिन ऐसी शक्तियाँ प्रेसिडेंट को नहीं दे रखी हैं। तो ध्यान रखना, डिस्क्रिशनरी पावर के केसेस में गवर्नर की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू प्रेसिडेंट, ठीक है। सो अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ गवर्नर एज अ चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी। अब आपको ये पता होगा कि भाई जो राज्य का राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है, वो हर जो उस राज्य में यूनिवर्सिटीज़ आती हैं उनका चांसलर भी होता है। तो एज अ चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी उसकी क्या क्या ड्यूटियाँ बनती है, तो राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति के रूप में उसकी क्या क्या मुख्य कार्य होते हैं। सो अपॉइंटिंग वाइस चांसलर, ठीक है, ग्रांटिंग डिग्रीज, अप्रूविंग सिलेबस या कंडक्टिंग एग्जामिनेशन। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो आपका वाइस चांसलर, यानी जो कुलपति होते हैं उनकी नियुक्ति आपका राज्यपाल करता है, ठीक है। तो भाई अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, ठीक है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता दिया था कि आर्टिकल 155 है वो हमारा गवर्नर के अपॉइंटमेंट से डील करता है, 156 हमारा डील करता है किससे, उसके टेन्योर से, टर्म से, ठीक है, और 157 आपका किस क्वालिफिकेशन से। क्वालिफिकेशन बताई थी, दो मेन होती हैं, कौन सी, भारत का नागरिक होना और 35 साल मिनिमम एज होना। एंड देन 158 में मैंने आपको कुछ कंडीशन बताई थी, कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, जैसे लाभ का पद होल्ड नहीं करना, ठीक है, किसी भी सदन का, लोकसभा, राज्यसभा या स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होना, ठीक है। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। सो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ द अथॉरिटी टू रिमूव द गवर्नर। तो गवर्नर को रिमूव करने की अथॉरिटी किसके पास है, जो इसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वही इसकी रिमूविंग अथॉरिटी है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया था कि भाई प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट जब तक चाहेगा तब तक कोई व्यक्ति गवर्नर रह सकता है। नॉर्मल कार्यकाल इसका 5 वर्ष होता है, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी इसको हटाया जा सकता है। सो राष्ट्रपति। अब भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर। तो गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर काफ़ी देर से हम डिस्कस कर रहे हैं, तो अब तक तो आपको समझ में आ गई होंगी। तो कौन सी भाई गवर्नर की, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है। सो अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर व्हेन नो पार्टी हैज़ अ क्लियर मेजॉरिटी। ये मैंने आपको बताया था कि भाई जब स्पष्ट बहुमत नहीं होती है तो मुख्यमंत्री को नियुक्त करना ही आपकी
राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति होती है, डिस्क्रिशनरी पावर होती है। स्टेट लेजिस्लेचर को सम्मन करना, स्टेट बजट को अप्रूव करना, या नन ऑफ द अबव। ठीक है, ये आपका जो भाई पॉइंट नंबर ए है, यानी चीफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना, ये आपकी पूरी की तरीके से गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर है। ठीक है, तो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो हु अमंग द फॉलोइंग कैन डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नर। तो उनमें से हु अमंग द फॉलोइंग कैन डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नर। सो निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की सलाह पर राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, या स्पीकर ऑफ द लोकसभा।